हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु पटले और आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। और आज के वीडियो में मैं बैलेंस स्कोर कार्ड जो कॉस्टिंग का टॉपिक अपने एस सी पी एम का टॉपिक है। कॉस्टिंग मतलब ओल्ड कोर्स में जिसको कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट उसका टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड। उसको पढ़ने वाला हूँ और ये वीडियो सिर्फ मैं मेरा फर्स्ट वीडियो है और हो सकता है कि बहुत स्लो हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं यदि आप देख रहे हैं तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। अब परफॉर्मेंस कौन सी परफॉर्मेंस? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को आप देख के आप ये पता कर सकते हो ना कि उसमें बैलेंस शीट को देख के आप ये पता कर सकते हो कि प्रॉफिट इतना आ रहा है। आप नंबर्स को चेक करके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देख सकते हो। बट कुछ होते हैं फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट्स, और ये सब सर्विसेज नॉन फाइनेंशियल होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से एक हुडी परचेज किया था जिसका साइज़ बड़ा हो रहा था और जिसको मैं रिटर्न कर रहा था। अब रिटर्न कर रहा था तो मेरे को जो हेल्प मिली वहाँ से कॉल करके, जब मैंने रिटर्न ऑर्डर प्लेस किया तो वो सब जो सर्विसेज थी बहुत अच्छी थी। अब ये अच्छी सर्विसेज उनकी बैलेंस शीट और पीएनएल में तो दिखेगी नहीं, तो इनको मेजर करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेथड है जो नॉन फाइनेंशियल्स इंडिकेटर, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रहती है उनको मेजर करते हैं इसके थ्रू, अपन इस मेथड के थ्रू। तो मैं कॉस्टिंग का ही जो स्टडी मटेरियल है अपना उसी से टॉपिक को पढ़ रहा हूँ। यदि आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को समझना है आपको, तो आप स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए, इसमें अपन साथ में पढ़ते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड तो पहले इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ फाइनेंशियल्स को आप देख के इन चीज़ों को नहीं पता कर सकते। नॉन फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, तो इसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट information become vital element for gain a competitive advantage over the peers का मतलब है similar entities। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिनाइड। ओके ठीक है, ये कोई बड़ा सेंटेंस था नहीं। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन इज कॉम्पिटिटिव कंपनी कैन नॉट सर्वाइव जस्ट बाय इंजेक्टिंग द ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द फिजिकल एसेट ओनली और बाय एक्सलेंट मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज। यदि आपने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए, उससे वो गारंटी नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कुल मिला के वो सेंटेंस ये बोल रहा है, इंजेक्टिंग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल ओनली एंड बाय द एक्सलेंट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके ठीक है, इन दिस इंफॉर्मेशन एज बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नीड द न्यू कैपेबिलिटीज फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। मतलब कि होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं। मतलब कि आप सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा, टर्नओवर ज़्यादा है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। उस अदर फैक्टर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शंस और एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेवियर, ये सब भी देखा जाता है। और भी कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं आज कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। तो मिला कि ये बोल रहा है वो, मेयरली इन्वेस्टिंग इन द मैनेजरियल physical intangible asset is not enough but the organization must be able to mobilize and exploit the intangible and invisible asset, which in turn become a decisive factors। intangible asset मतलब कि यदि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ तो वो एक एसेट है। मेरा एम्प्लॉय के साथ जो बिहेवियर है तो वो एक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट कैसे एम्प्लॉय के साथ मेरा अच्छा बिहेवियर है, एम्प्लॉय एसेट है और वो हमारे लिए और बिजनेस लेके आ सकते हैं। एम्प्लॉय से हमारा अच्छा बिहेवियर, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट्स अनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन। इंटेंजिबल्स एसेट से क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन? टू मेंटेन एंड फर्दर डेवलपमेंट इन कस्टमर रिलेशनशिप, टू रिटेन द लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, टू सर्व द न्यू मार्केट।
कस्टमर सेगमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो मेंटेन कर सकते हैं अपन, फर्दर डेवलप कर सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप टू रिटेन लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको हम रख सकते हैं अपने पास अभी, और टू सर्व न्यू मार्केट, और यदि हमारे इंटेंजिबल एसेट की वजह से हम न्यू मार्केट में जा सकते हैं, न्यू कस्टमर सेगमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर द डिज़ायर टारगेट कस्टमर एंड मार्केट सेगमेंट, जैसे कि मेरा आज कोई एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसकी रेपुटेशन की वजह से मैं अपना कोई दूसरा भी प्रोडक्ट यदि लॉन्च करता हूँ तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बात हुई है। फॉर एग्जांपल यदि जियो ने रिलायंस ने जियो लाया, उसके बाद वो रिटेल बिजनेस में आए, तो उनका रिटेल बिजनेस भी एक मेरे में भी है कि भाई जियो जैसे सस्ता था और अच्छा था, वैसे उनके कपड़ों रिटेल बिजनेस में जब वो आए तो उनके कपड़े भी सस्ते होंगे और अच्छे होंगे, तो एक इमेज बन गई थी जियो की वजह से मेरे दिमाग में, जिस वजह से मैं उनके दूसरे प्रोडक्ट में भी वो चीज़ ढूंढने लगा और उसके तरफ भी अट्रैक्ट हुआ। ठीक है। Produce the customized high quality product and services economically with the short gesture, मतलब customize high quality products, okay, produce customize high quality product अब and services economically with the short gestation period। ठीक है, अपन अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जैसे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है हमारा, जैसे कि हमारा वो मैंने पहले एग्जांपल दिया, वो रिपीट ही हो रहा है, वो एम्प्लॉय अच्छे तो हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी, कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद है मोबिलाइज एम्प्लॉय स्किल्स मोटिवेशन फॉर बेटर एंड कंसिस्टेंट डेलिब्रेशन इन प्रोसेस कैपेबिलिटीज क्वालिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। सेम पॉइंट है, कोई मोबिलाइज एम्प्लॉय स्किल्स को हम अच्छे से यूज़ करेंगे। डेवलप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटाबेसेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। बैलेंस स्कोर कार्ड जैसे मैंने बताया, मेथड विच डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इनटू द 4 डायमेंशंस, नेमली फाइनेंशियल्स, कस्टमर, इंटरनल और इनोवेशन। जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड बताया मैंने, जिसकी नॉन फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब नॉन फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस को कैसे मेजर्स करेगा? 4 चीज़ों को वो कंसिडर करेगा। फाइनेंशियल्स, नेमली फाइनेंशियल्स, कस्टमर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट और इनोवेशन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। 4 डायमेंशंस acknowledge the interest of shareholders, okay, interest of shareholders, customers, employee, taking into the account both the long term and the short term goals। okay, अब ये डायमेंशंस किस किस पे फोकस करने वाले हैं? जैसे कि फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स पे करेगा, मतलब कि फाइनेंशियल्स हमारे जो रहेंगे वो शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा कस्टमर, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात किया, एम्प्लॉय के साथ मैंने बिहेवियर की बात किया, तो इन सब के बारे में वो इन चीज़ों को भी कंसिडर करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर है कपलन और नॉर्टन क्लासिफाइड द परफॉर्मेंस मेजर्स, तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव एंड द इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले? फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव मतलब कि ये हमको क्या बताता है? हाउ डू वी लुक टू द शेयर होल्डर्स, हाउ डू वी लुक टू द शेयर होल्डर्स, हम शेयर होल्डर्स को कैसे देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस अपने शेयर होल्डर्स को कैसे देखता है? जैसे इन्फोसिस ये देखता है कि उसके शेयर होल्डर्स को एक बार, मतलब जब मैं आईपीसीसी में था तब मुझे बताए थे एक सर ने कि उन्हें 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिए थे, तो वो ये देखते हैं कि हम डिविडेंड ना देके हम शेयर होल्डर्स शेयर को, मतलब उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन में लगाएं और वहाँ से वेल्थ बढ़ाएं शेयर होल्डर्स की, ना कि डिविडेंड देके। तो हम ये देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन कैसे शेयर होल्डर्स को देखती है। इन दिस स्टेप मैनेजर इन दिस स्टेप। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि यदि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है जैसे कि कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर आफ्टर सेल्स, तो अब जैसे कि ये बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाला है। जैसे कि यदि मेरा बिहेवियर कस्टमर्स के साथ अच्छा है तो कस्टमर वापस मेरे से लेगा, दूसरे को प्रेफर करेगा कि आप उसी से प्रोडक्ट लो, तो ऐसे में मेरा रेवेन्यू बढ़ने वाला है और प्रॉफिट बढ़ने वाला। तो इस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से मेरा रेवेन्यू, मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप?
तो इससे शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू, शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ बढ़ रही है। तो अपन अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ डू, पहले सेंटेंस स्टार्ट होता है हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स इन दिस स्टेप मैनेजर ऑफ डिवीजन, किसी भी डिवीजन का मैनेजर है और यूनिट का लिंक करेगा उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी एज अ होल। कंपनी की कोई कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, उससे वो डिवीजन का जो मैनेजर है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो लिंक करेगा। समझ रहे हैं आप? उसके बाद है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेट वेदर द कंपनीज स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स रेवेन्यू एंड अर्निंग्स। मैंने पहले ही बताया आपको कि यदि कोई भी नॉन फाइनेंशियल मेजर से वो कंट्रीब्यूशन और रेवेन्यू में कैसे इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर हम वही चेक करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, या कुल मिला के आपको अपन क्या पढ़ रहे पहले आप ये समझ लिए। अपन ने बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा, उसमें जब अब बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेथड है और वो मेथड में 4 चीज़ें हैं। अब बैलेंस स्कोर कार्ड से अपन क्या कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के तरीके कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव और लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। उसमें से हम फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव में हम क्या क्या करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं कि मैनेजर और डिवीज़न, हम ये देखते हैं कि हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर, हम अपने शेयर होल्डर्स को कैसे देखते हैं। और उसमें क्या होता है कि मैनेजर सबसे पहले डिवीज़न का लिंक करता है अपनी ऑब्जेक्टिव को कंपनी एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी एज अ होल। उसके बाद है यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में इंडिकेट करता है वेदर द कंपनी स्ट्रेटजी, कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू में और अर्निंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द की परफॉर्मेंस मेजर्स इन दिस प्रोस्पेक्टिव मैनेजर ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आस्क हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव chosen at the onset of the balance scorecard implementation should serve the two purpose: to provide definite performance that expected at the time of strategy selection। देखो हम इससे हमको यहाँ से हमको क्या पता चल जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे और हमारी स्ट्रेटेजी जो है टू प्रोवाइड डिफाइंड परफॉर्मेंस दैट आर एक्सपेक्टेड। हमारी परफॉर्मेंस, हम जो परफॉर्म करेंगे मतलब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी परफॉर्मेंस से लेके, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन, जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ऐसा परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में हमको ये फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से पता चल जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स इन ईच ऑफ द अदर 3 प्रोस्पेक्टिव। आगे के जब हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव्स उसके बारे में हमको यहाँ से भी पता चल जाता है ये सारी चीज़ें। मैं एक और बात बता दूँ, चारों जो मेजर्स हैं वो चारों एक दूसरे से लिंक है। जैसे फाइनेंशियल्स आगे 3 से लिंक है। फाइनेंशियल्स मतलब कि कुल मिला के बैलेंस शीट, P&L और ये सब आता, तो इनडायरेक्टली कैसे चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, इन सब के बारे में भी आगे का पता चलेगा। अब जैसे कि नेक्स्ट आता है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। हाउ डू कस्टमर व्यू अस, मतलब कस्टमर हमको कैसे देखता है। इन दिस स्टेज कंपनीज आइडेंटिफाई द कस्टमर्स एंड मार्केट सेगमेंट इन विच दे compete and also the means by which they provide value to this customer and market। ओके, हम इस स्टेज में क्या करते हैं, कंपनी आइडेंटिफाई करती कस्टमर्स और मार्केट सेगमेंट जहाँ पर उनको compete करना है, और मीन्स मतलब तरीके by which they provide value, वो कौन से तरीके जिससे वो कस्टमर्स और मार्केट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैनेजर, जो मैनेजर है डिवीज़न का या कंपनी का, तो वो आइडेंटिफाई करेगा लीड इंडिकेटर्स which make a particular business unit or product different from the others। मतलब हमारा ये है कि हम यदि कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो हम उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम एक बुक बेच रहे हैं, बुक के साथ हम एक पेंसिल फ्री ही देते हैं। हमारा एक
ऑपरेशन, हमारा एक प्रोसेस बना लिया। अब ये हमारे लीड इंडिकेटर, ये हमको दूसरों से अलग बनाता है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद लीड इंडिकेटर में वेरी फ्रॉम द कस्टमर टू कस्टमर और मार्केट सेगमेंट। अब ये लीड इंडिकेटर जो है वो अलग अलग हो सकता है कस्टमर टू कस्टमर। किसी कस्टमर के लिए आगे एग्जांपल दिया है ऑन टाइम डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये उसके लिए वो ऐसे सप्लायर या ऐसे किसी से बाय करना पसंद करेगा जो टाइम पे डिलीवरी देता है उसको, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, लीड इंडिकेटर में वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। इफ फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वैल्यू ऑन टाइम डिलीवरी देन द ऑन टाइम डिलीवरी बिकम द लीड इंडिकेटर। एग्जाम्पल ऑफ लीड इंडिकेटर में इंक्लूड द एनी नंबर ऑफ कस्टमर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग ऑन टाइम डिलीवरी। और जैसे लीड इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन साइट सर्विसेज, आफ्टर सेल सपोर्ट, डिफेक्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फ्री शिपमेंट एक्सेट्रा। बाय डिलीवरिंग क्वालिटी एज पर द कस्टमर डिमांड, कस्टमर ने जैसी क्वालिटी डिमांड किया है और नीड जैसी उसकी ज़रूरत है, कस्टमर बिजनेस यूनिट कैन इम्प्रूव द आउटकम मेजर्स सच एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, एक्विजिशन और लॉयल्टी। अब हमको जब ये मिल जाएगा, हम ये मेजर्स परफॉर्म करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कस्टमर क्या चाहता है, तो और हम वो सब चीज़ें करके क्या क्या कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, रिटेंशन बढ़ा सकते हैं, एक्विजिशन और लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। अब इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में हम क्या देखते हैं, एक्चुअली हमको किस चीज़ में एक्सेल होना है, एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल। इन दिस स्टेज कंपनीज आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई एट द फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव एंड कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया चारों मेजर्स हैं जो एक दूसरे से लिंक है। जैसे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव आगे 3 मेजर्स के लिए हमको प्रोवाइड करता था, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से हमको ये पता चले कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं और हमको उनको क्या देना है, ठीक है। उसके बाद अब हमको पता तो चल गया कि कस्टमर्स क्या चाह रहा है हमसे और उसको क्या चाहिए। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको फिलफिल करने के लिए हमारी जो प्रोसेस और एक्टिविटीज़ है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। दिस स्टेज कंपनी आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एज आइडेंटिफाई एट द फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव और कस्टमर प्रोस्पेक्टिव स्टेज। दिस ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव बाय रीअसेसिंग। अब हमको this objective may be achieved by reassessing the value chain and making necessary changes in existing operating activities. ओके, अब जो ऑब्जेक्टिव हमको स्टार्टिंग के 2 मेजर्स में पता चले थे, फाइनेंशियल और कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में, उनको अचीव हम कैसे कर सकते हैं, रीअसेसिंग सप्लाई चेन, वैल्यू चेन एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। वैल्यू चेन आपने फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ा हुआ है, हमने फर्स्ट चैप्टर में वैल्यू चेन के बारे में, कि जो भी एक्टिविटीज़ है जो वैल्यू ऐड करती है कस्टमर्स को या प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, वो होती है वो सारी चेन, एक एक एक्टिविटीज़, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटीज़ को हम रीअसेस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू एग्जिस्टिंग और कोई चेंजेस है तो चेंजेस करेंगे। इफ़ मेंटेनिंग net earning in the financial objective of the company and after sales services can increase the customer return, then internal business prospective need to improve after sales services to satisfy the customer requirement to maintain the net earning. This objective may achieve by the providing, for the example, toll free customer helpline, setting up the service center in all major cities. ठीक है, अब हमको पता चल गया है कि हमारा फाइनेंशियल, हमको नेट अर्निंग को मेंटेन करके रखना है और हम बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज में कुछ है नहीं ज़्यादा, हमको पता है कि यदि हम वो बढ़ाएंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर भी रहेगा और वो इम्प्रूव भी हो सकता है जो आगे के नए कस्टमर्स हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे। हम वैल्यू चेन रीअसेस के हमने पाए कि हमारा जो आफ्टर सेल्स का है, आफ्टर सेल्स में हमारा कुछ खास है नहीं, तो अब हम यदि उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे लिए रेवेन्यू और अर्निंग में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेजर्स जो है वो है लर्निंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अब लर्निंग मतलब कि यदि आज मैं कोई काम कर रहा हूँ और सेम काम कल कर लूँगा तो मेरे को थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि आज मैं सीखा हूँ। हम हमेशा सीखते जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो यहाँ वही बात बता रहे हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। तो
हम ये चेक करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय की लर्निंग कैसी है, मतलब कोई चीज़ यदि स्टार्टिंग में 1 घंटा लग रहा था तो वो इम्प्रूव कितनी हुई है, क्या उसमें उसका टाइम रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करते हैं हम इस मेजर्स के थ्रू। अब इन द लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कंपनी डिटरमाइन द एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट company must build to create long term growth which are necessary to achieve the objectives set at previous 3 perspectives। मैंने पहले ही बताया हूँ कि सारी प्रोस्पेक्टिव एक दूसरे से लिंक हैं, जैसे कि फाइनेंशियल आगे की 3 से, कस्टमर उसके आगे की 2 से, और इंटरनल ऊपर के 2 से। अब यहाँ पर वही लर्निंग ग्रोथ पहले के 3 प्रोस्पेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे को अचीव करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं उसकी बात करता है। तो यहाँ पर वही बोला है कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव और एंड क्रिएट वैल्यू। ओके, इन द लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कंपनीज डिटरमाइन द एक्टिविटीज, okay, company determine the activities and infrastructure that the company must build to create the long term growth which are necessary to achieve the objectives set in the previous 3 perspectives। okay, organizational learning and growth come from the 3 principles। okay, organizational learnings and growth, लर्निंग और ग्रोथ कहाँ से आ सकती है, 3 प्रिंसिपल सोर्स होते हैं उसके। पीपल, दैट इज एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज, मतलब कि यदि कोई एम्प्लॉय पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सीखा उसके बाद उसको कम टाइम लगा, कुल मिला के ये है इसमें। इसका मतलब सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज़। अब जैसे कि मेरा कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि मैं एक्सेल में पहले कुछ चीज़ें मैनुअली डालता था, मेरे को कोई फार्मूला डेवलप किया, मैंने उसके लिए कुछ फार्मूला लगाना चालू कर दिया, तो मैं वो सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जैसे मैं ऐड कर देता, पहले कुछ नहीं था और फिर मैंने वो ऐड कर दिया, तो इससे भी ग्रोथ हुई, लर्न किए हमने और उसमें इम्प्रूव किए। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, दैट इज मोटिवेशन, एम्पावरमेंट और अलाइनमेंट, इसमें टोटल की बात कर लेता है कुल मिला के। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स सब कुछ, मतलब सब कुछ, एम्प्लॉय, इसमें सिस्टम भी आ जाएगा और पीपल भी आ जाएंगे और भी अदर जो पहले नहीं आए, सब कुछ को इंक्लूड करेगा ओवरऑल। सिंस द बैलेंस स्कोर कार्ड इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, मैनेजर में बी इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज नीड इन शॉर्ट रन बट इट शुड नॉट अफेक्ट द बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस। जनरल पॉइंट, ठीक है। The ultimate result in using the balanced scorecard approach should be improve the long-term financial performance। long-term financial performance को improve करने के लिए हम balanced scorecard use करते हैं। Okay, scorecard give equal importance to the relevant non-financial measures। Okay, should discourage the short-term determinism that lead to cut the spending on the new product development, human resource development, etc., which are ultimately detrimental for the future prospect of the company। ये सेंटेंस मेरे को भी थोड़ा समझने में दिक्कत हुई थी। तो ये बोलता है कि इट शुड, ये सेंटेंस स्टार्ट यहाँ से होता है एक्चुअली, सिंस द स्कोर कार्ड गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू द रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, इट शुड डिस्करेज द शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की बात करता है, मतलब ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स का एग्जैक्टली आज अपने को बेनिफिट नहीं दिखने वाला है, लॉन्ग टर्म में भी दिखने वाला है, आगे चल के दिखने वाला है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि इट शुड डिस्करेज द शॉर्ट टर्मिनिज्म दैट लीड टू कट इन स्पेंडिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो शॉर्ट टर्म के जो भी हमारे टर्म्स हैं, मतलब हमारे शॉर्ट टर्म के जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये उनको थोड़ा डिस्करेज करता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करता है सीधे सीधे। तो यदि आज हम शॉर्ट टर्म में कोई प्रोडक्ट में चेंजेस की बात कर रहे हैं या कट करने की बात कर रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आज पे फोकस नहीं करता है, कुल मिला के ये बात कर रहा है वो, विच अल्टीमेटली डिटरमिनेंटल फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिवाइस एंड इम्प्लीमेंट द बैलेंस स्कोरकार्ड शुड बी मैनेजर्स वर्किंग विद द बिजनेस। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैलेंस स्कोरकार्ड परफॉर्म करे। सिंस द एवरी कंपनी डिफरेंट, इट नीड टू वर्क इटसेल्फ फॉर द वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, इट नीड टू बी फोकस अपॉन द ओन डेवलपमेंट। हर कंपनी का अपना अलग अलग बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए अपने को, कुल मिला के। हाँ, सब अपना अलग अलग ऑपरेट करते हैं ना,
Since values are recommended as the management tools used for the both internal and external reporting purposes, again the manager's responsibility to decide as to the which information need to be disclosed and how any problem confidentiality can be best outcome. यहाँ पर अब जो कितनी इन्फॉर्मेशन अपने को बैलेंस कार्ड अप्रोच जो परफॉर्म कर रहा है उसको देना है नहीं देना है, मैनेजर्स का जजमेंट है कुल मिला के. अब नेक्स्ट है फॉलोइंग some reasons why balance scorecard sometimes fail to provide the desired results. अब कई बार होता है कि बैलेंस स्कोरकार्ड हमने परफॉर्म किए लेकिन वो हमारी जो डिज़ायर रिजल्ट था वो नहीं दे रहा. चलो ठीक है, क्या क्या पहला पॉइंट क्या है, मैनेजर्स mistakenly think that since they are already use the non financial measures they already have balance scorecard. जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज मेरी बहुत अच्छी है, बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि मेरा आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है तो मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया. उसको चेक करना, मेज़र करना ही तो होता है बैलेंस स्कोर कार्ड. तो यदि आपको अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं, ऑलरेडी नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं, बट इसका ये मतलब कि आपका बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया. उसके बाद है सीनियर एग्जीक्यूटिव मिसगाइडली डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंटेशन मिडिल लेवल. आप टॉप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होनी चाहिए. मिडिल मैनेजमेंट को दे रहे हो तो आप वो उसको नहीं पता ना कि आपकी कंपनी की मतलब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर्मुलेशन क्या एक्सपेक्टेशन के साथ बनाई गई थी, ठीक है, उसको तो इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करने में उसका रोल ज़्यादा है ना कि क्रिएट करने में. कंपनी ट्राई टू कॉपी मेजर्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द बेस्ट कंपनीज रादर देन द डेवलपिंग. किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया, सबका अपना अपना होता है, पहले ही बताया मैंने, सबकी अपना बैलेंस कार्ड अप्रोच होना चाहिए. तो इनने किसी और का कॉपी कर लिया और वो फेल हो गए, कैसे मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना प्रोसेस है ना. देयर आर टाइम व्हेन द बैलेंस स्कोर कार्ड आर thought to be meant for the reporting purposes only and the notion does not allow the business to use the scorecard to manage the business in a new or more. कई बार है कि बैलेंस कार्ड अप्रोच आप अप्लाई करो बट रिपोर्टिंग करने के लिए, उसका कोई यूज़ ही नहीं है. उसके बाद ये सेंटेंस वो बात कर रहा है. तो जैसे नॉर्मली हो रही है कि आपने बैलेंस कार्ड अप्रोच अप्लाई किया, मेजर्स निकाले आपने कि हाँ भाई हमारे ये प्रॉब्लम है हमारे नॉन फाइनेंशियल मेजर्स परफॉर्मेंस में, तो उसके बाद आप उसको ठीक भी करना है. तो यहाँ पर आप ठीक नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए कर लिए तो कर लिए. तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है ये बैलेंस स्कोर कार्ड का टॉपिक. सो थैंक यू. यदि आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मतलब मत करिए, मतलब अभी कुछ है ही नहीं, ये पहला वीडियो है, देखते हैं. इसमें हमने पढ़ा लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो 4th वाला है कि वीडियो के साथ सीखते जाते हैं अपन. तो देखता हूँ मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा और सीखूँगा, मैं भी मेजर्स लगाऊँगा. चलिए ठीक है, थैंक यू.